जैसे मैक्रो से स्टार्ट करें तो आप लोगों को सबसे पहले जो भी मैक्रो की यूनिट आपको इजी लगती है, नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं कि जैसे बीओपी है, मनी बैंकिंग है और गवर्नमेंट बजट है, ये टॉपिक्स पहले तैयार करिए। फिर उसके बाद में नेशनल इनकम और फिर क्या स्टार्ट करना है, तो मैक्रो को आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कुछ बच्चों के लिए क्या होता है, नेशनल इनकम बहुत अच्छा होता है उनका एडीएस, तो ये देखो स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है। बाकी नॉर्मली ये होता है कि ये इजी यूनिट्स होती है, कौन सी 3 और ये 6 कितना होगा 18 मार्क्स कवर हो जाता है 15%, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब इनके अंदर भी आपको मेन फोकस कहाँ रखना है, देखो केवल यूनिट पढ़ने से, रीडिंग लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मैं डे 1 से आपको बोल रहा हूँ, आपको बस मेन फोकस क्या रखना है। जैसे आपने मनी बैंकिंग यूनिट उठाया तो उसके अंदर सबसे पहले टारगेट स्टडी पे फोकस करिए। या तो ड्रॉबैक्स की लिमिटेशन कर लो या फंक्शंस, दोनों में से एक करना है और एक को वाइस वर्सा करना है। अब इसका जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, केवल ड्रॉबैक्स पे आ सकता है, केवल फंक्शन पे आ सकता है, और ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ है वो दोनों का एक साथ आ सकता है। से फॉर एग्जांपल कि हाउ द डिफिकल्टी ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड सॉल्व थ्रू द मनी एक्सप्लेन, तो आपको पहले डिफिकल्टी ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड भी बताना है, फिर मनी का फंक्शन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बताना है। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो मेरे को 99% चांस लगता है इस बार ये क्वेश्चन आना है, डेफिनेटली दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको यहाँ फोकस करना है। मनी के अंदर तो बेसिकली आपको बस एक ही जगह फोकस करना है कि आपको मनी के फंक्शंस कर लो और उसका वाइस वर्सा ड्रॉबैक्स हो जाएंगे, या ड्रॉबैक्स करके उसका वाइस वर्सा मनी के फंक्शन। तो इन दोनों में से एक टॉपिक ढंग से तैयार करके उसको इस तरीके से डेवलप करना है। बाकी ये पूरा चैप्टर केवल रीडिंग टाइम, केवल रीडिंग करके भी चले जाओगे ना, केवल रीडिंग डिजर्व करता है ये, तो भी मेरे को पता है आपने पूरी साल पढ़ा है आराम से। इसमें से कोई इतना टफ क्वेश्चन या टॉपिक्स नहीं है कि आप अगर प्रॉपर रीडिंग करके और आपने पूरी साल समझा है तो आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो एक टॉपिक ढंग से तैयार करना है जिसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं आंसर्स ना। उसके बाद में बैंकिंग में चलते हैं। तो बैंकिंग में जैसे क्रेडिट क्रिएशन, उसको बिल्कुल लिख के प्रॉपर लिख के आंसर को तैयार करना है। और उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो कॉमन है। मॉनेटरी पॉलिसी पे तो 99% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो यहाँ से आए या फिर एडीएस डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो 100% आनी है, तो इसको तो तैयार करना ही करना आपको, वो तो कॉमन टॉपिक है। और वैसे क्रेडिट क्रिएशन, अगर क्रेडिट क्रिएशन आ गया तो फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं आएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया तो क्रेडिट क्रिएशन। मतलब नॉर्मली ये भी क्या होते हैं, दोनों आ सकते हैं, बट दोनों में से एक तो डेफिनेटली आएगा। तो इस तरह ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप दोनों को साथ लेके पढ़िए, क्रेडिट क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दोनों की मीनिंग टू मीनिंग, दोनों के एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, दोनों का टेबल, दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ पढ़ेंगे तो आपका कन्फ्यूजन भी खत्म होगा और आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। और मॉनेटरी पॉलिसी आपको अच्छे से करनी है। और मॉनेटरी पॉलिसी में भी आपको पता है कि उसके जो बेसिकली एक पॉइंट ढंग से तैयार कर लो कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल व्हाट इज बैंक रेट एंड हाउ टू कंट्रोल आरबीआई थ्रू द बैंक रेट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। बस वो एक तैयार कर लिया स्टेप्स, तो बाकी में मोर एंड लेस सारी स्टेप्स सेम ही रहती है, बस कॉन्सेप्ट अलग होता है, डेफिनेशन अलग होती है। तो बस उसमें भी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। और सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक के फंक्शन से वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ जो फर्स्ट 4 हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आने को कुछ भी आ सकता है, बस फर्स्ट 4 जो होते हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो वो ढंग से तैयार करने। बाकी वैसे आप फंक्शंस में भी इतना कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, और फंक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो ये 4 टॉपिक आपके हो गए जो आपको ढंग से तैयार करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया मनी बैंकिंग। तो आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है, केवल ऐसे नहीं कि नोट्स लेके आप क्या कर रहे हो उनको बार बार पढ़ रहे हो, आपको मेटरलाइज करना है, लिख के और प्रैक्टिस करनी है, याद करना है। तो इस तरीके से आपको मनी बैंकिंग तैयार करना है। फिर हम चलते हैं गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव एंड डेफिसिट्स। तो ऑब्जेक्टिव में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें भी फॉर्मेट आपको पता है। एक ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट मैंने बता रखा है आपको कि उसमें कॉन्सेप्ट बता दो, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सिग्निफिकेंस बता दो। सबसे पहले जैसे मान लो इनकम इनक्वालिटीज़ है कि सपोज इनकम इनक्वालिटीज़ का आ गया या मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया, तो कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दो, फिर उसके बाद में उसकी से क्या डिसएडवांटेज, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो बता दो। देन उसके बाद में रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट में सब्सिडी और टैक्स के बारे में बता दिया। देन फाइनली फिर हाउ टू अचीव, मतलब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट आया वो बताए। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव का कीवर्ड्स और फॉर्मेटिंग ढंग से तैयार कर लो, बाकी में क्या कर लो उसको फिट कर दो। तो इस तरीके से ये तैयार करना है। और दूसरा डेफिसिट। अब डेफिसिट 3 तरह के होते हैं, उन्हीं में से न्यूमेरिकल बनता है, उन्हीं से सब कुछ। तो उसमें क्या आता है, या तो उसका न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल भी डेफिसिट से बनता है, या फिर उसके सिग्निफिकेंस आते हैं।
तो बेसिकली बस वहीं फोकस करना है आपको। तो डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू, फिजिकल और प्राइमरी, इनके इम्प्लीकेशंस, और या फिर इसका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल भी आपको मैंने जो करवा रखे हैं वर्कशीट में, उससे ज़्यादा तो कुछ आज तक आया भी नहीं है, स्कैनर में दे रखे हैं, और इम्प्लीकेशन सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ। बाकी पूरा गवर्नमेंट बजट बस आपके रीडिंग लगा लेंगे, तो वो जैसे कैटेगराइज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो बाय डेफिनेशन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आप तैयार गवर्नमेंट बजट को करेंगे। नेक्स्ट BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके अंदर जो टारगेट स्टडी है, सबसे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज रेट ले लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपको क्या करना है कि इसके अंदर 3 तो टेबल करनी है। एक तो डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स और फ्लेक्सिबल, एक डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, और एक रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। तो 3 तो टेबल तैयार करनी है। और इसके अलावा जो आपको करना है वो जब डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का डिफरेंस कर लोगे तो आपको बस उसमें डायग्राम का भी डिफरेंस कर लो, उसके अंदर उसमें इम्पैक्ट का भी कर लो, तो वो सारा टॉपिक ही कवर हो जाता है। मतलब टेबल से ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे फिक्स और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस करोगे तो उसके अंदर भी आप डायग्राम का और उसके वो सारा कर सकते हैं। तो ये 3 टेबल ही अगर ढंग से तैयार कर लो ना आप, तो आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, सारा टॉपिक ही कवर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 3 टेबल ढंग से डिटेल में तैयार कर लो आप। जैसे आपने फिक्स और फ्लेक्सिबल रेट में डिफरेंस किया तो मीनिंग आपने कर लिया, उसके बाद में जो सारे 6 बेसिस लोगे तो उसके अंदर उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, मेरिट डिमेरिट सारा सब कुछ आ जाता है, तो वहीं से सारा डेवलप हो जाता है। अब वो डायग्राम का एक डिफरेंस और इंक्लूड कर लो। रोल ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता ही है क्या होता है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट में रोल का गवर्नमेंट का रोल डिवैल्यूएशन में क्या होगा, रिवैल्यूएशन में क्या होगा, ये हमें पता ही है। और फ्लेक्सिबल में सारा डिमांड सप्लाई का होता है, तो उसका क्या रोल होता है, तो वो भी हमने देखा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा उस टेबल को ही डिटेल में आप कनेक्ट करके और पूरा टॉपिक तैयार कर लीजिए। फिर ऐसे ही आप डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन की टेबल को भी पूरा टॉपिक के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और ऐसे ही फिर रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 3 टॉपिक अगर आप ढंग से तैयार कर लो, 3 टेबल थोड़ा डिटेल में जाके, तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट और डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो वो तो बहुत ईजी सा है, डिमांड सप्लाई, मैं उसको टफ नहीं मानता। मतलब आप लोगों को हो सकता है टफ लग रहा हो, हालांकि जैसे मैंने 1 शॉट भी बनाया इसका, कि वो तो जस्ट डिमांड सप्लाई आपने 11th में पढ़ा था, वैसे ही है कि डिमांड सप्लाई हाउ टू रिलेटेड, और वो सारा बहुत इजी सा टॉपिक है। और फिर वो दोनों कंबाइन जहाँ क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ जाके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर उसके बाद में इफ डिमांड इंक्रीजेज सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज, और फिर डिमांड रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीज। तो ये तो बहुत ईजी से टॉपिक्स है, इनमें कोई ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो ये आराम से अटैम्प्ट कर लोगे, वही आपका डिवैल्यूएशन और सॉरी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे रीडिंग में तो रीडिंग मानता हूँ, मेन आप 3 टेबल करके इसको तैयार कर सकते हैं। देन BOP के अंदर 4 टेबल करनी है बस, और एक आपको क्या करना है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, तो उसमें 4 टॉपिक करने हैं BOP में। फर्स्ट टेबल आपको क्या करनी है, BOT और BOP में डिफरेंस, उससे आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो उसको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देन उसके बाद में फिर BOP और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद में फिर अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस आइटम्स। 3 टेबल तो ये हो गई, वैसे 3 ही टेबल है मेन तो 3 टेबल आप तैयार कर लो, एक BOP और BOT की, एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और एक ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स। इन तीनों टेबल को तैयार करके, और एक टॉपिक आपको तैयार करना है, कौन सा, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस। उसके बाद में इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लिया, न्यूमेरिकल कर लोगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर आपको पहले से प्रैक्टिस आपने इसकी न्यूमेरिकल की कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी है तो आप ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़ क्रिएट मत करिएगा, आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना। इसका न्यूमेरिकल वैसे आता नहीं है, इसका जो न्यूमेरिकल होता है चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग बेसिकली इसमें भी तो आपको 3 टेबल और एक टॉपिक तैयार करना है, तो इसको बहुत इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी है ये। बाकी पूरा चैप्टर आपको क्या करना है, रीडिंग लगानी है। तो इस तरीके से 6 मार्क्स में यूनिट तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एक तो न्यूमेरिकल करना ही है, और न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे नोट्स के जो पीछे के जो क्वेश्चन है वो करने हैं, वर्कशीट करनी है और स्कैनर, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना है। एंड आज तक का रिकॉर्ड रहा है, अब तक तो ऐसा रहा है कि अब इससे बाहर कभी कुछ नहीं आने वाला। और आप 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल 1 मिनट में सॉल्व कर लो, मैक्सिमम 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। 6 मार्क्स आपके 1 मिनट में क्लियर होंगे अगर आपने तीनों लेवल पर प्रैक्टिस कर ली। नोट्स के पीछे के न्यूमेरिकल, चाहे वो एग्रीगेट्स की न्यूमेरिकल हो या फिर वो इनकम मेथड, एवेल्युएटेड मेथड, एक्सपेंसिव मेथड, तीनों नोट्स के पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। फिर मैंने एक प्रॉपर वर्कशीट दे रखी है वो, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, स्कैनर।
स्कैनर में जो न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल तो आपको बस इसी तैयार करना है और बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, बस ये कर लो। उसके बाद में वैल्यूज चेंज आएगी, बाकी कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, लेवल सारे क्लियर हो गए, तो फिर आपको किस बात का डर है, क्योंकि वैल्यूज अलग होगी तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट सारा कवर कर लेते हैं इसमें यहाँ, तो फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो न्यूमेरिकल आपको ऐसे तैयार करना है। फिर आते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में आपको करना क्या है, इसमें बेसिकली 7 पिलर्स हैं, 7 to 8, वो ढंग से आप चाहो तो लिख लो, वो ढंग से तैयार करने। तो सबसे पहला आ गया इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स। ये एक ढंग से टॉपिक तैयार करना है जिसपे थ्योरी में भी आता है ये और न्यूमेरिकल में भी काम आता है। फिर उसके बाद में स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, इसका भी थ्योरी आ जाती है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो आप इस यूनिट में भी इंपॉर्टेंट है और एडीएस में भी। तो इन्वेस्टमेंट, ग्रोस, नेट डेप्रिसिएशन, वो ढंग से तैयार करना है। 3 यूनिट टॉपिक तो ये हो गए। फिर उसके बाद में डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के, और वो जो क्वेश्चन आता है कैटेगराइज द फॉलोइंग वाला, और न्यूमेरिकल में भी काम आता है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एनएफआई वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स थ्योरी में आप ढंग से तैयार करिए, इनमें 1% डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेशनल इनकम में आपकी अपने आप ही कमांड आ जाएगी, बाकी सब रीडिंग लगाने लायक है। तो ये टॉपिक ढंग से तैयार कर लीजिए और उसके बाद में आप क्या करिए, जो प्रीकॉशंस ऑफ वैल्यूएटेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर, तीनों के वो कर प्रीकॉशंस की रीडिंग लगा लीजिए। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक जो दे रखा है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड वेलफेयर, उस पर से हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चे। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी में। वो बच्चे क्या करते हैं, वो लास्ट टॉपिक होता है, इसको इग्नोर मारते रहते हैं कि यार ये तो बहुत, इसको क्या, जबकि उसमें से आप स्कैनर उठा के देख लो सीबीएसई का लास्ट 5 ईयर्स, ऐसा कौन सा ईयर है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आ गया। या तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस आएगा, या उनका न्यूमेरिकल आएगा, कन्वर्जन का न्यूमेरिकल आएगा, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर का न्यूमेरिकल आएगा, या उसका, या फिर वो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी, वो थ्योरी वाले, तो वो उस पर आपको आंसर लिखना। तो वो टॉपिक तो ऐसा है, ईजी भी है बहुत, मतलब एक बार अगर ढंग से समझ लो उसको तो वो बहुत ईजी है, और उस पर क्वेश्चन भी हमेशा आते ही आते हैं। तो इस तरीके से थ्योरी को, ये मैंने जो मेन पार्ट बताए, इन पे फोकस रखिए। और तो पूरी नेशनल इनकम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए बच्चे। एक थ्योरी पार्ट, तो पहले थ्योरी पार्ट करिए और उसके बाद में उसका न्यूमेरिकल। तो थ्योरी में आपको मैंने बता दी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से करने, और न्यूमेरिकल कैसे करना है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपको क्या करना है, नेशनल इनकम को तैयार करना है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज लास्ट यूनिट एडीएस। तो इसमें तो मैंने आपकी मास्टरी करवाई रखी है। एडीएस में आपको करना क्या है, 7 चैप्टर में तो बेसिकली आपको 2 टॉपिक तैयार करने होते हैं। 3 टॉपिक कर लो बस केवल। एक तो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, हालांकि ये एक्सपेंडिचर मेथड ही है। उसके बाद फिर कंजम्पशन फंक्शन एक बार पूरा तैयार कर लो, ताकि उसका वाइस वर्सा सेविंग फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन कर लो। और एक आप इनका जो रिलेशन है कंजम्पशन फंक्शन का सेविंग फंक्शन का, डेरिवेशन वाला पार्ट, बेसिकली केवल डेरिवेशन वाला, बाकी तो सारा हो जाएगा। डेरिवेशन वाला जो पार्ट है उसकी लिख के प्रैक्टिस कर लेना। बस ये 3 टॉपिक करने हैं। और इसका जो न्यूमेरिकल है, देखो न्यूमेरिकल तो इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो इसकी न्यूमेरिकल भी कैसे करने हैं आपको। न्यूमेरिकल बेसिकली जो आते हैं वो 7 और 8 चैप्टर, 2 चैप्टर से आता है न्यूमेरिकल। तो उन दोनों चैप्टर के आपको मैंने नोट्स के पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं और वर्कशीट दे रखी है। बस न्यूमेरिकल तो उसी तरीके से करना है जैसे नेशनल इनकम का करना है, वैसे इसका करना है। न्यूमेरिकल तो 2 तो फिक्स ही है, ये तो आने ही आने हैं, बाकी सारा कुछ फिक्स नहीं है, बट 2 न्यूमेरिकल तो 101% आपको मिलेंगे। तो इन न्यूमेरिकल को आपको ऐसे ही करना है कि पहले नोट्स के पीछे, फिर वर्कशीट और फिर स्कैनर। तो इस तरीके से नेशनल इनकम करना है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो इस तरीके से थ्योरी की बात बता रहा हूँ मैं। तो थ्योरी में इसमें आपको 3 टॉपिक ढंग से तैयार करने हैं। उसके बाद फिर आ जाता है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में एक अप्रोच कर लीजिए कोई भी, या तो एडीएस कर लीजिए पूरी, या फिर एस इक्वल्स टू वाई, दोनों में से एक ही अप्रोच करनी है। बाकी तो सारा बस उसमें जो नेसेसरी चेंजेस है वो करने, बाकी सेम ही है सारा। तो उसमें से एक अप्रोच पे 3 लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 लेवल्स पे होती है वो, या तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उसके डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है, या फिर उसका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो एक अप्रोच ढंग से तैयार कर लो। ऑल 3 लेवल्स पे मैंने करवा रखी है, बाकी उसका वाइस वर्सा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैंने आपको बता ही दिया कि क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट मल्टीप्लायर के साथ ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को करना है। इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप एडीएस अप्रोच को छोड़ देना, ठीक है, उसमें फिर भी रिस्क ले सकते हो आप, बट इसमें रिस्क मत लेना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
इसको इस पर किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। फिर सेकंड इस पर जो क्वेश्चन आया हुआ अब तक वो रिलेशनशिप मल्टीप्लायर और एमपीसी और एमपीएस वो आ सकता है, और थर्ड इसका मैकेनिज्म आ सकता है, और फोर्थ इसका न्यूमेरिकल। तो 4 लेवल पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और 99 क्या 101% इसमें से एक लेवल का क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल पेपर आउट है कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये टॉपिक तो ढंग से तैयार करना है। उसके बाद में फिर आ जाता है कौन सा चैप्टर, लास्ट। उसके अंदर तो आपको पता ना एक पार्ट तैयार करना है, कौन सा। अगर आप अंडर एम्प्लॉयमेंट ले लें, डेफिसिट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, उसके कॉजेज, उसके कॉन्सिक्वेंस और उसका सॉल्यूशन, तो या तो एक पार्ट ये कर लीजिए, या फिर एक बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट और फिर एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, उसके रीजंस, उसके कॉन्सिक्वेंस और उसका सॉल्यूशन। तो एक पार्ट तैयार करना है, वो पूरा ही करना है, और दूसरा तो वाइस वर्सा करना है। तो देखो ये यूनिट जिन बच्चों को टफ लगती है, अब वो देखिए आप इसमें बस आप सेलेक्टेड टॉपिक करके वाइस वर्सा कर लो, तो 50% बर्डन तो इस यूनिट का आप ऐसे खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने एडीएस किससे हो गया, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड से हो गया। आपने कंजम्पशन फंक्शन, जब एडी आ गया तो कंजम्पशन फंक्शन हो ही जाता है, कंजम्पशन फंक्शन पूरा कर लिया तो उसका वाइस वर्सा सेविंग फंक्शन हो गया। उसके बाद में अगर आपने डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर लिया तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन वाइस वर्सा हो जाता है। फिर एडीएस कर लिया तो उसका एस इक्वल टू आई वाइस वर्सा हो जाता है। फिर डेफिसिट डिमांड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कर लिया तो एक्सेस डिमांड वाइस वर्सा। तो आप देखिए इस यूनिट की स्मार्ट स्टडी यही है कि 50% बर्डन तो इसका ऐसे ही खत्म हो गया। जिन बच्चों को यूनिट बहुत टफ लगती है ना, वो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इसको इजी कैसे बनाना है। इसका 50% बर्डन तो आपने ऐसे ही खत्म कर लिया कि इसमें वाइस वर्सा करना होता है, और बाकी 50% बचा तो 50% में भी आप और कनेक्टिविटी कर सकते हैं और उसको बहुत ईजी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है वन शॉट में मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। इस तरीके से आप तैयार करेंगे